Good evening, students. My name is Gunjan Sharma. I am MBBS student at AIMS Nagpur. So today we are starting with chapter number 16 of class 12 biology. चैप्टर का नाम है एनवायरमेंटल इश्यूज. हम इसका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन बुक सॉल्व करेंगे. ठीक है. सो व्हाट वी हैव डन टिल नाउ इन दिस चैप्टर, हमने एमसीक्यूज कर लिए हैं, हमने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी कर लिए हैं एंड शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस कर लिए हैं. टुडे वी आर ओनली लेफ्ट विद लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है. तो वो वाले क्वेश्चंस हम करेंगे. एंड स्टूडेंट्स, अगेन आई विल टेल यू, दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर नीट एग्जाम एंड एज वेल एज योर बोर्ड्स एग्जाम. क्योंकि ये इकोलॉजी का जो यूनिट है, इट दिस एंटायर यूनिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट इन योर क्लास 12 बायोलॉजी इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर नीट एंड एज वेल एज योर बोर्ड्स एग्जाम. तो आप इस चैप्टर को पूरे अच्छे से कीजिए. एवरी क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व. यू कैन नॉट afford to leave any question. Okay, keep it in your mind. So शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के लास्ट के 2 क्वेश्चन हमारे बचे थे, हम पहले वो कंप्लीट करेंगे. उसके बाद हम लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे आएंगे. ठीक है. तो ये है आपके लेफ्ट स्क्रीन पे मैंने आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का पूरा पीडीएफ दिखाया है, लगाया है. एंड राइट स्क्रीन पे मैं आपको डायग्राम्स दिखाऊंगी और आपको कैसे आंसर को बना के लिख के आना है वो बताऊंगी. ठीक है. तो आप प्लीज फोकस कीजिए. अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 से चालू कर रहे हैं, विच इज ऑफ शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन. उसके बाद हम लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 10th, लेफ्ट स्क्रीन पे फोकस कीजिए. क्वेश्चन नंबर 10th, शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस का. दिस वन क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ हैज डीडीटी कॉज डिक्लाइन इन बर्ड पॉपुलेशन. क्वेश्चन में पूछा है कि जो डीडीटी है, डीडीटी ने बर्ड पॉपुलेशन में डिक्लाइन कैसे लाया. मतलब क्वेश्चन रीजन पूछ रहा है कि जो डीडीटी है, डीडीटी क्या होता है, डीडीटी का फुल फॉर्म बताइए. डीडीटी का फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन. ठीक है. DDT क्या फुल फॉर्म है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन. इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें 2 फिनाइल के ऐसे रिंग्स बने होते हैं. ठीक है. इन पे डाइक्लोरो मतलब 2 क्लोरीन. ठीक है. तो इस पे ऐसे 2 क्लोरीन जुड़ा होगा और ये जो फिनाइल की रिंग्स हैं ये इथेन से आपस में जुड़ी होंगी. 2 कार्बन का इथेन एंड ट्राइक्लोरो इथेन. ठीक है. ट्राइक्लोरो इथेन में 3 क्लोरीन यहाँ पे होंगे. तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये डीडीटी का स्ट्रक्चर है. ये एक टॉक्सिक केमिकल कंपाउंड होता है. व्हाट इज इट? इट इज अ टॉक्सिक केमिकल कंपाउंड. ठीक है. टॉक्सिक केमिकल कंपाउंड. तो क्वेश्चन में बोला है कि डीडीटी आपकी बर्ड की पॉपुलेशन को कैसे कम कर रहा है, उसके रीजंस आपको बताने हैं. ठीक है. तो ये देखिए, जो डीडीटी होता है, ये जो टॉक्सिक केमिकल कंपाउंड है, ये क्या करता है, ये आपके बर्ड्स जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है. क्योंकि जो बर्ड्स आपके हैं वो हायर ट्रॉफिक लेवल पोजेस करते हैं. दिस इज एट हायर ट्रॉफिक लेवल. एंड डीडीटी का हमने पढ़ा था कि ये बायो मैग्निफिकेशन करता है. बायो मैग्निफिकेशन का मतलब है कि ये जो डीडीटी है, जैसे जैसे ऊपर ट्रॉफिक लेवल बढ़ते हैं, इसका अमाउंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर इंक्रीज होना चालू हो जाता है. ठीक है. उसका मतलब होता है बायो मैग्निफिकेशन. क्या होता है, जैसे जैसे ऊपर ट्रॉफिक लेवल बढ़ते हैं, डीडीटी का जो अमाउंट होता है वो इंक्रीज होने लग जाता है. और जैसा कि मैंने बताया कि आपके जो बर्ड्स हैं ये एकदम हाई टॉप ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं अगर हम एक्वेटिक लाइफ को देखें उसमें, क्योंकि ये जो बर्ड्स हैं ये सारे फिशेस वगैरह को खा लेते हैं. ठीक है. तो ये जो बर्ड के अंदर डीडीटी पाया जाता है वो बहुत हाई अमाउंट में पाया जाता है. और ऐसा साइंटिस्ट ने देखा है कि ज्यादा डीडीटी जो आपको यहाँ पे मिल रहा है बर्ड्स के अंदर, इससे बर्ड की जो पॉपुलेशन है वो खतरे में आ रही है. ठीक है. बर्ड की जो पॉपुलेशन है वो खतरे में आ रही है, ऐसा देखने को मिला. तो इसका क्वेश्चन में पूछा है कि रीजन क्या है. तो चलिए इसके कुछ रीजंस हैं, वो रीजंस हम पढ़ते हैं. सबसे पहले तो डीडीटी क्या है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन इज एन इंसेक्टिसाइड व्हिच वाज यूज्ड इनडिस्क्रिमिनेटली इन द पास्ट. ठीक है. पहले इसको इंसेक्टिसाइड की तरह यूज किया जाता था, अब तो फिर भी इस पे बैन लगा दिया गया है क्योंकि इससे इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो रहा है. डीडीटी एंड बायो मैग्निफिकेशन आपको समझाना है. जैसा मैंने यहाँ पे बताया, बायो मैग्निफिकेशन में क्या होता है, डीडीटी का अमाउंट
बढ़ जाता है हायर ट्रॉफिक लेवल पे जाके। तो डीडीटी एक्यूमुलेट्स इन द एडिपोसाइट्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। एडिपोसाइट्स क्या होते हैं? एडिपोसाइट्स सेल्स होती हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो एडिपोज टिश्यू बनाती है, जो फैटी टिश्यू बनाती है, मतलब जो फैट स्टोरेज सेल्स है उनको एडिपोसाइट्स बोलते हैं। तो डीडीटी एक्यूमुलेट्स इन द एडिपोसाइट्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स एंड इंक्रीजेस इन कॉन्सेंट्रेशन एट सक्सेसफुल ट्रॉफिक लेवल्स। ठीक है, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ट्रॉफिक लेवल के, डीडीटी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी बढ़ेगा। दिस इज बिकॉज इट कैन नॉट बी मेटाबोलाइज और एक्सक्रीटेड। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो डीडीटी जो कंपाउंड है ये ना तो मेटाबोलाइज किया जा सकता है और ना ये एक्सक्रीट होता है। ठीक है, तो ना तो ये मेटाबोलाइज होता है और ना ही ये एक्सक्रीट होता है, इसलिए डीडीटी का अमाउंट बढ़ता चला जाता है एंड hence passed on to the next higher trophic level and this is called biomagnification। इसी को biomagnification बोला है कि नेक्स्ट से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे बस पास ऑन होता चला जाता है। एडिपोसाइट्स में जाके ये बैठ जाता है ऑर्गेनिज्म के अंदर। एक ऑर्गेनिज्म ने इसको खाया, ये एडिपोसाइट्स के अंदर जाके एक्यूमुलेट हो गया। अब इस ऑर्गेनिज्म ने ना तो ये मेटाबोलाइज किया और ना ही ये एक्सक्रीट किया, तो बाकी जब दूसरा ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गेनिज्म को खाएगा तो उसके अंदर डीडीटी चला जाएगा एंड डीडीटी का जो लेवल है वो हायर ट्रॉफिक लेवल पे बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो बर्ड्स के अंदर डीडीटी का लेवल वैसे ही बहुत ज्यादा पाया जाता है। इस डायग्राम में जो आप देखेंगे ये एनसीईआरटी का डायग्राम है स्टूडेंट्स। तो देखिए इसके अंदर वाटर है, वाटर के अंदर जो आप इंसेक्टिसाइड डीडीटी को यूज करें आपने वाटर में रिलीज कर दिया। ठीक है, अब वाटर में डीडीटी आ गया। अब वाटर से जो जू प्लैंक्टन्स होते हैं, छोटे छोटे जो वाटर के अंदर कीड़े होते हैं, वो इन डीडीटी को कंज्यूम करेंगे। अब वो उन कीड़ों के अंदर ये डीडीटी जाके बैठ जाएगा। अब इन छोटे छोटे जू प्लैंक्टन्स को स्मॉल फिश खाएगी। ठीक है, स्मॉल फिश के अंदर भी इसका अमाउंट बढ़ गया, स्मॉल फिश को लार्ज फिश खाएगा। तो देखिए 0.5 से 2 ppm हो गया है लार्ज फिश में, और लार्ज फिश को आके फिर आएंगे बर्ड्स खाएंगे। तो बर्ड्स के अंदर जो हायर ट्रॉफिक लेवल है उस पे सबसे ज्यादा है डीडीटी का अमाउंट एंड दैट इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन एंड यहाँ पे अमाउंट है 5 ppm। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में बोला है कि ये जो डीडीटी है ये कैसे आपके बर्ड्स का पॉपुलेशन कम कर रहा है, इसका रीजन बताओ। तो इसके इफेक्ट्स देखते हैं, इसके इफेक्ट्स क्या है। देखिए इसके इफेक्ट्स क्या है। डीडीटी वाज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड इन एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर में इंसेक्टिसाइड की तरह डीडीटी को यूज किया गया एंड रिलीज्ड इन वाटर बॉडीज। So it accumulated in fishes as well as the birds feeding on these fishes. This accumulation of DDT caused infertility. तो देखो डीडीटी क्या किया मैं आपको बता देती हूँ सिंपल सी लैंग्वेज में। डीडीटी बेसिकली सबसे पहले आपको समझना है कि ये इंसेक्टिसाइड था, मतलब इसका जो इफेक्ट रहेगा ये टॉक्सिक रहेगा किसी के अंदर भी। ठीक है, तो ये बर्ड्स के अंदर क्या किया ना, ये इन्होंने बर्ड्स के अंदर इनफर्टिलिटी कर दी। इनफर्टिलिटी कैसे करी इन्होंने बर्ड्स के अंदर? जो बर्ड जो एग्स ले करती थी उनके जो शेल्स होते थे, उनका जो कवरिंग होता था उसको थिन कर दिया। ठीक है, शेल्स की कवरिंग को थिनिंग कर दिया एंड इसकी वजह से जो बर्ड का पॉपुलेशन है, बर्ड का जो पॉपुलेशन है वो एकदम रैपिडली कम हो गया। ठीक है, तो डीडीटी कैसे किया बर्ड का पॉपुलेशन कम? डीडीटी ने बर्ड्स के अंदर, आप मेन रीजन लिख के आओगे कि इनफर्टिलिटी कर दी। इनफर्टिलिटी, ठीक है, बर्ड्स के अंदर। तो इस इनफर्टिलिटी की वजह से जो बर्ड्स का नंबर था वो कम हुआ एंड बर्ड्स के जो शेल्स थे, बर्ड्स के जो एग्स थे, उनकी जो शेल्स थी वो थिन होने लग गई। ठीक है, और वो ज्यादा जो बर्ड्स की जो एग्स थे वो जब थिन हुए तो वो फूटने लग गए, उन वो पूरे डेवलप ही नहीं हुए कि उनमें से बर्ड निकल जाए, इसलिए बर्ड का पॉपुलेशन कम हुआ ड्यू टू इनफर्टिलिटी एंड थिनिंग ऑफ एग शेल्स। इनफर्टिलिटी कैसे करी? बर्ड्स के अंदर जो गैमेटोसाइट्स होते हैं उनका प्रोडक्शन को हैम्पर कर दिया, गैमेटोसाइट प्रोड्यूस नहीं हो पाए, इसलिए इनफर्टिलिटी हो गई एंड एगशेल्स का थिनिंग हो गया, जिस वजह से बर्ड का पॉपुलेशन कम हुआ। तो डीडीटी वाज यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड इन एग्रीकल्चर एंड रिलीज इन वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज में जब रिलीज किया तो फिशेस ने उनको खाया, फिशेस को बर्ड्स ने खाया, तो बर्ड्स में बायोमैग्निफिकेशन की वजह से डीडीटी बहुत हाई हो गया एंड दिस accumulation of DDT caused infertility and thinning of eggshells that resulted in decline in bird population। ठीक है, तो अभी ऑब्जर्व करना है फिगर ए एंड बी गिवन बिलो। अभी आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया ना, आप लिख के आओगे इनफर्टिलिटी एंड थिनिंग ऑफ एगशेल्स। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको डायग्राम्स दिए हैं, 2 डायग्राम्स, आप ब्लैक एंड व्हाइट 2 डायग्राम्स अपनी लेफ्ट स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में बोला ऑब्जर्व द फिगर ए एंड बी गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, आपको ये दोनों फिगर को ऑब्जर्व करना है और कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, जो आपको नीचे ये 3 क्वेश्चंस पूछे हैं 1 2 3, इनके आंसर्स देने हैं।
पहले यू हैव टू ऑब्जर्व द फिगर, ठीक है? तो देखिए, आपका फिगर क्या है पहले? तो पहला जो फिगर है, ये जो आपको दिख रहा है, ये कुछ सोलर प्लांट जैसा आपको दिख रहा है। जैसे सोलर प्लेट्स होती है ना, आपने काफ़ी बार सोलर प्लेट्स देखी भी होगी, कुछ लोग घरों की छत पे भी लगा के रखते हैं, ठीक है? तो ये होती है सोलर प्लेट्स, जो सोलर प्लांट है। एंड ये जो है, ये मेरे को विंड मिल लग रहा है। ये जो होते हैं, ये विंड मिल्स होती हैं, ये डेज़र्ट जैसी प्लेसेस में जहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चलती है, जैसे डेज़र्ट हो गया, है ना? ऐसी खाली जो मैदान होते हैं, वहाँ पे लगा के रखते हैं, इनसे एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ये विंडमिल है, ये ऐसे-ऐसे घूमता है, ठीक है? और जब ये बहुत तेज़ विंड चलती है तो ऐसे घूमता है तो इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और ये जो है ये सोलर प्लेट्स हैं, इनमें सनलाइट आता है, ठीक है? सनलाइट इनमें आता है और इस सनलाइट के हेल्प से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। ये प्लेट पे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं एंड देन यहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो ये बेसिक मैंने बता दिया है। ये कुछ डायग्राम कलरफुल अगर देखें तो ऐसे होंगे, ठीक है? ये देखिए ये सोलर प्लेट्स हैं और ये विंडमिल्स का डायग्राम है। अब हम आगे देखते हैं कि क्वेश्चन एक्चुअली ये पूछ क्या रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं ना ये, क्वेश्चन बड़े सिंपल है। पहला क्वेश्चन देखिए ये पूछा है द पावर जनरेशन बाय द अबव टू मेथड इज नॉन पॉल्यूटिंग, ट्रू और फॉल्स। आपको बस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ये बताना है कि क्या इनसे जो पावर जनरेट होती है वो नॉन पॉल्यूटिंग होती है कि नहीं, ट्रू और फॉल्स, ठीक है? तो दोनों ही है, वो नेचुरल सोर्स है पावर जनरेशन का, सोलर प्लांट भी और विंड मिल भी, ठीक है? एक से सोलर से हो रही है, दूसरे से हवा से हो रही है। तो दोनों से जो पावर जनरेट हो रही है वो नॉन पॉल्यूटिंग है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, ठीक है? बोथ द मेथड्स आर इंडीड नॉन पॉल्यूटिंग एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली। तो आप लिख के आओगे कि यस इट इज ट्रू। सेकंड क्वेश्चन आपको बोला है कि लिस्ट एनी टू एप्लीकेशंस ऑफ सोलर एनर्जी। अब आपको ये जो सोलर एनर्जी प्लांट यहाँ पे दिख रहा है, इसके 2 एप्लीकेशंस आपको लिखने हैं, ठीक है? ये आपका क्वेश्चन है, आपको पूछा है इसके 2 एप्लीकेशंस बताइए। तो क्या एप्लीकेशंस आप इसके लिखेंगे? पहला एप्लीकेशन आप लिखेंगे कि ये जो सोलर एनर्जी का जो प्लांट है ये काम में आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होते हैं? सोलर सेल की हेल्प से होते हैं। अब मैं आपको थोड़ा-सा समझाती हूँ सोलर सेल कैसे काम करता है। आप इधर देखिए, ये जैसे आपकी प्लेट्स हैं ये, इनको बोलते हैं हम सोलर प्लेट्स। अब इन सोलर प्लेट्स के ना ऐसे आपको डिविज़न दिख रहे होंगे, स्क्वायर-स्क्वायर। तो ये जो डिविज़न्स हैं ये क्या है आपके? ये है सोलर सेल्स। अब सोलर सेल्स में क्या होता है ना स्टूडेंट्स, सोलर सेल्स में आपके यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है? हर सोलर सेल में सेल कैसे बनता है? इलेक्ट्रोड से बनता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये सोलर सेल क्या करते हैं, जब इनके ऊपर सनलाइट आता है, जब इन पे सनलाइट पड़ता है, तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं और इनके ये जो सोलर प्लेट है ना यहाँ, ये पूरा इलेक्ट्रोड प्लेट है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है? तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये पॉजिटिव साइड की तरफ मूवमेंट करेगा। जैसे-जैसे इसके ऊपर सनलाइट पड़ता है, इसका मूवमेंट बढ़ जाता है और इस मूवमेंट से करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है? तो ऐसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है सोलर एनर्जी से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है सोलर एनर्जी से, दिस हाउ, ठीक है? आपको समझा ना कि करंट कैसे प्रोड्यूस हुआ? इस पे सनलाइट पड़ी, सोलर सेल एक्टिवेट हुआ, इलेक्ट्रॉन्स ने मूवमेंट चालू किया फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड उस वजह से आपका करंट फॉर्मेशन होगा, करंट जनरेट होगा, ठीक है? नॉट फॉर्मेशन, करंट का जनरेशन होगा एंड जब करंट का जनरेशन होगा, तो तब जाके आपका जो सोलर एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे सोलर प्लांट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हेल्प करता है कन्वर्ट करने में। तो पहला एप्लीकेशन तो आपका यही हो गया सोलर प्लांट का कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने में काम आता है। अब आपको बताना है कि दूसरा एप्लीकेशन क्या है जिससे हम सोलर एनर्जी को यूज़ में लेते हैं, ठीक है? सोलर प्लांट्स को यूज़ में लेते हैं। अब देखिए ये जो सनलाइट यहाँ पे पड़ रहा है, सनलाइट कैसा होता है? सनलाइट हीट मतलब गर्म होता है, ठीक है? इट इज़ हॉट। सनलाइट आप धूप में बाहर जाते हैं, आपको गर्मी लगता है, नहीं लगता है? तो दैट इज़ व्हाट द टेम्परेचर ऑफ सन के अंडर जो टेम्परेचर होता है वो हाई हो जाता है। टेम्परेचर हाई हो जाता है क्योंकि जो आपका सन होता है वो क्या है? एक आग का गोला है सन। तो वो कंटीन्यूअसली क्या कर रहा है? हीट को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है? तो ये जो सोलर प्लेट्स आपने यहाँ पे लगाई है ना, ये हीट को स्टोर करने का भी काम कर रही है। अब जो सनलाइट इस पे पड़ेगी, तो ये पूरी सोलर प्लेट भी गर्म हो जाएगी। अभी जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है? जो हीट इस सोलर प्लेट के पास आ रहा है, इस हीट को हम काम में ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो इस हीट को काम में लिया जाता है और इस हीट को काम में हम कहाँ ले सकते हैं? पानी को गर्म करने के लिए इस हीट को काम में हम लेते हैं जनरली।
तो हीटिंग वाटर के अंदर हम इसको काम में ले सकते हैं, घर में ये गीज़र लगाने का ज़रूरत नहीं है। ये जो सोलर प्लांट्स हैं, इनमें जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, इसी से पानी गरम हम कर सकते हैं। तो गीज़र की जगह हम इसको काम में ले लिए, तो इससे हीटिंग वाटर लिख के आओगे एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिख के आओगे। ये 2 पॉइंट्स आप लिख के आओगे फॉर व्हाट? फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द सोलर एनर्जी, ठीक है? तो ये 2 एप्लीकेशंस मैंने आपको समझा दिए हैं, ये 2 एप्लीकेशंस आप लिख के आना। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ फोटोवोल्टाइक सेल, ठीक है? फोटोवोल्टाइक सेल आपको पूछा है। अब फोटोवोल्टाइक सेल जो ऊपर आपने सोलर सेल्स पढ़े ना, सोलर एनर्जी में जो सोलर सेल्स थे, ये जो आपका इतना बड़ा-सा सोलर प्लेट था जिसमें ऐसे छोटे-छोटे, छोटे-छोटे स्क्वायर्स बने हुए थे। मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर्स क्या हैं, ये सोलर सेल्स हैं, ठीक है? तो इन्हीं सोलर सेल का जो टाइप, ये जो सोलर सेल हैं, दीज़ आर द टाइप ऑफ फोटोवोल्टाइक सेल, ठीक है? फोटोवोल्टाइक सेल होते हैं ये सोलर सेल। एंड द फोटोवोल्टाइक सेल क्या है? फोटोवोल्टाइक सेल बेसिकली क्या है? इट इज़ अ डिवाइस। इट इज़ व्हाट? इट इज़ अ डिवाइस, ठीक है? तो आप लिखोगे व्हाट इज़ फोटोवोल्टाइक सेल? फोटोवोल्टाइक सेल इज़ अ डिवाइस। ये डिवाइस किस काम में आता है? इट कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये आप लिख के आओगे। इट कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय द फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। फोटोवोल्टाइक इफेक्ट के हेल्प से फोटोवोल्टाइक सेल आपकी सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब मैं ज़्यादा इसके फिजिक्स में नहीं जा रही हूँ, ये मोस्टली आपके फिजिक्स का ही पार्ट है, ठीक है? फोटोवोल्टाइक सेल क्या होता है? फोटोवोल्टाइक इफेक्ट क्या होता है? बस आप इतना सा याद रखिए कि फोटोवोल्टाइक इफेक्ट क्या होता है, आपको जनरल बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन फिजिक्स में भी आ सकता है, ठीक है? इसलिए आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो फोटोवोल्टाइक इफेक्ट क्या होता है? फोटोवोल्टाइक इफेक्ट इज जस्ट द जनरेशन ऑफ वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है? फोटोवोल्टाइक इफेक्ट, पीवीई हम इसको लिखेंगे। फोटोवोल्टाइक इफेक्ट क्या है? इट इज द जनरेशन ऑफ व्हाट? जनरेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया, इस पे हीट पड़ता है, 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्लेट है ये। तो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव साइड की तरफ मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अगर नेगेटिव से पॉजिटिव होगा तो करंट का मूवमेंट क्या होगा? ऑपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो करंट मूव करेगा तो वोल्टेज जनरेट होगा। तो फोटोवोल्टाइक इफेक्ट क्या है? इट इज द जनरेशन ऑफ वोल्टेज इन इलेक्ट्रिक करंट अपॉन what? अपॉन एक्सपोजर टू सोलर लाइट, ठीक है? कब होता है ये? आफ्टर एक्सपोजर ऑफ सोलर लाइट, ठीक है? एक्सपोजर ऑफ सोलर लाइट के एक्सपोजर के बाद ही ये इफेक्ट होता है। तो दैट यू हैव टू राइट। फोटोवोल्टिक इफेक्ट क्या है? इट इज अ जनरेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट अपॉन एक्सपोजर ऑफ सोलर लाइट, दैट इज कॉल्ड फोटोवोल्टिक इफेक्ट। तो फोटोवोल्टाइक सेल क्या होता है? इट इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। उसके बाद आप ये फोटोवोल्टिक इफेक्ट को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दैट इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 11th ऑफ योर शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब आएंगे हम लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे। लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आप पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है? लेट्स सी, हाईलाइट करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इट इज ट्रू that carpets and curtain drapes placed on the floor or wall surfaces can reduce noise level. Explain briefly. Sorry, this is the short answer type of question only. My bad. It was by mistake. Let's see long answer type of question का first, क्योंकि हम वो तो कर चुके हैं। तो लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन का फर्स्ट बोल रहा है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है एंड लिस्ट द वेरियस सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एंड द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद इट्स डिस्पोजल, ठीक है? तो आपको इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पे शॉर्ट नोट लिखना है और आपको बहुत सारे सोर्सेज बताने हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के एंड द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद इट्स डिस्पोजल। तो आपको क्या क्या लिखना है एक बार हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमें क्या क्या चीजें लिखनी है। हमें इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पे एक शॉर्ट नोट लिखना है, हमें सोर्स बताना है कि इस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का सोर्स क्या होता है और हम इसको डिस्पोज कैसे करते हैं, वो पूरा हमें प्रोसीजर समझाना है कि हम इसको डिस्पोज किस किस तरीके से कर सकते हैं। डिस्पोजल बताना है, हमें सोर्स बताना है एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पे हमें शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये 3 चीजों को आपको याद रखना है। और हाँ, आपको
डिस्पोज़ल के साथ-साथ ये भी बताना है कि क्या प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड है डिस्पोज़ल के साथ। मतलब क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं जब हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को डिस्पोज़ करते हैं। तो आपको प्रॉब्लम्स के बारे में बताना है, डिस्पोज़ल के बारे में बताना है, सोर्स बताना है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बताना है, ठीक है? तो लेट्स सी सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से चालू करेंगे। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है इसके अंदर आपको कीबोर्ड दिख रहा है, मोबाइल फ़ोन दिख रहा है आपको, है ना? हार्ड डिस्क दिख रहा है पीछे, आपका कंप्यूटर का कोई पार्ट दिख रहा है, आपके हेडफ़ोन्स हैं, आपके वायर्स हैं। तो ये जो स्टूडेंट्स आपको जितना भी कीपैड का मोबाइल है, टच मोबाइल है, जितना भी आपको यहाँ पे ये चीज़ें दिख रहा है दैट इज़ ऑल कंसिडर्ड इन योर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ये सब खराब हुए या फिर पुराने मोबाइल फ़ोन्स हैं जो अब यूज़ में नहीं है, तो दैट इज़ ऑल कंसिडर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को आप कैसे डिफाइन करोगे? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज़ द वेस्ट फॉर्म्ड बाय डिस्कार्डेड और डैमेज्ड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या है? इट इज़ अ वेस्ट फॉर्म्ड बाय डिस्कार्डेड और डैमेज्ड। ये सब क्या है? ये डिस्कार्डेड हैं, ये जो भी प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है? दीज़ आर ऑल डिस्कार्डेड प्रोडक्ट्स। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज़ द वेस्ट फॉर्म्ड बाय डिस्कार्डेड और डैमेज्ड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स एंड वेरियस गैजेट्स लाइक फोन्स, लैपटॉप्स, टेलीविजन, प्रिंटर्स एटसेट्रा। ठीक है? तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज़ द वेस्ट फॉर्म्ड बाय डिस्कार्डेड और डैमेज्ड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। इट इज़ द वेस्ट जो डिस्कार्ड और डैमेज हुए हुए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट से बनता है एंड वेरियस गैजेट्स। इसके अंदर फोन्स, लैपटॉप्स, टेलीविजन, प्रिंटर्स आते हैं। अब हम देखते हैं इनका सोर्स क्या है। तो देखिए इसके बहुत सारे सोर्सेस हो सकते हैं। ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आप खुद मोबाइल फ़ोन्स जो आप यूज़ करते हैं, आप खुद बताइए कि आपका मोबाइल फ़ोन आप कितने टाइम में बदल लेते हैं? कुछ लोग 3 साल में बदलते हैं, कुछ लोग 1 साल में बदलते हैं, कुछ लोग 6 महीने में बदलते हैं। आपको पता है जो आपका पुराना मोबाइल फ़ोन आपका जो जो आप यूज़ करना छोड़ देते हैं आफ्टर 6 मंथ्स और 1 ईयर, वो सब आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बन जाता है। दैट इज़ ऑल कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ठीक है? तो जो सोर्सेज़ हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के वो क्या हैं? प्राइवेट एंड पब्लिक इंडस्ट्रीज़। ठीक है? प्राइवेट एंड पब्लिक इंडस्ट्रीज़ तो हैं ही। प्राइवेट के अंदर आपके होम एप्लायंसेज़ आ जाएँगे। मतलब जो भी चीज़ें आप घर पे यूज़ करते हैं, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन, आपका कंप्यूटर, जब एक टाइम के बाद आप उन सब चीज़ों को डिस्कार्ड कर देते हैं, जैसे आपने डेफ़िनिशन में देखा, इसका डेफ़िनिशन में ही लिखा था डिस्कार्डेड और डैमेज्ड। या तो वो आपका टूट जाता है या वो डिस्कार्ड आप कर देते हैं, आप उसको यूज़ करना बंद कर देते हैं। तो होम के एप्लायंसेज़ आ जाएँगे। प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ एंड पब्लिक इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं, वो जब इन सब चीज़ों को बनाती हैं, तो इनको बनाने में भी काफ़ी सारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है। मतलब ये सब चीज़ें ऐसे ही नहीं बन जाती है, एक मशीन में डाला और ये बन के आ गया और कुछ बचा नहीं। इनको बनाने के लिए भी बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस होता है। तो प्राइवेट एंड पब्लिक इंडस्ट्रीज़ आप लिखोगे, होम एप्लायंसेज़ आप लिखोगे। ठीक है? होम एप्लायंसेज़ के अंदर जैसे आपका रेफ्रिजरेटर, आपका वॉशिंग मशीन, आपके टोस्टर्स, आपके कंप्यूटर्स, ये सब आ जाएँगे। ठीक है? तो ये है प्राइवेट एंड पब्लिक इंडस्ट्रीज़ है। तो देखिए ये आपको इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं, इनके अंदर बहुत सारे मेटल्स होते हैं, जो मेटल बहुत हानिकारक होते हैं अगर वो ह्यूमन बीइंग के अंदर चले गए। जैसे इनके अंदर कोबाल्ट होता है, कैडमियम होता है, सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन तो बहुत ज़्यादा हेल्थ वाइज़ गंदा होता है। इसलिए इसको हम नॉर्मली कहीं भी डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर इसको ऐसे ही हमने सॉइल में डाल दिया, मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है इसके अंदर ये सिलिकॉन है, कैडमियम है, कोबाल्ट है, ठीक है? एंड देन Hg मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये जितने भी मेटल्स हैं ये इसके अंदर हैं, इसको हमने नॉर्मली सॉइल में डाल दिया, सॉइल में डिस्कार्ड कर दिया, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? अगर हम इसको नॉर्मल ऐसे ही सॉइल में डिस्कार्ड कर देंगे, सॉइल के अंदर, तो सॉइल के अंदर ये सारे के सारे मेटल्स आ जाएँगे, जैसे आपका सिलिकॉन आ जाएगा, आपका मरकरी आ जाएगा, आपका कैडमियम आ जाएगा, बहुत ही हायर अमाउंट में आ जाएगा, अगर हमने नॉर्मली इनको डाल दिया। तो जब ये हायर अमाउंट में सॉइल के अंदर आ जाएँगे, तो ये फसल जो हम सॉइल पे उगाएँगे, जो हम खाते हैं, उन फसलों के अंदर भी ये सब चीज़ें चली जाएँगी, उन प्लांट्स के अंदर भी चले जाएँगे ये सब चीज़ें और इनको ह्यूमन बीइंग कंज़्यूम करेगा। ठीक है? इनको ह्यूमन बीइंग कंज़्यूम करेगा, तो बेसिकली ये सब चीज़ें घूम फिर के हमारी बॉडी के अंदर आएँगी और हमारी बॉडी को ये सब चीज़ें हार्म करेंगी। इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, इसको हम अच्छे से डिस्कार्ड करते हैं, ठीक है? इसको हम ऐसे ही सॉइल में नहीं फेंकते हैं। तो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग जो आपको याद रखना है एंड प्रॉब्लम्स क्या है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के डिस्पोज़ल के साथ, वो प्रॉब्लम्स अभी हम डिस्कस करते हैं। ये अपना लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का, ठीक है? 2 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। पहला पार्ट हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होता है, दूसरा पार्ट हमने डिस्कस किया कि इसके सोर्स क्या होते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट कि क्या प्रॉब्लम्स है विद इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट डिस्पोज़ल। अगर इसको वैसे मैंने बताया कि इसको हम सॉइल में नॉर्मली नहीं डिस्पोज़ कर सकते हैं। इसको डिस्पोज़
डिस्पोज करने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स करनी पड़ेंगी। सॉइल में डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स हमें इसको डिस्कार्ड करने के लिए करना पड़ेगा। तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वो अभी हम डिस्कस करते हैं जब हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को डिस्पोज करने जाते हैं तो, ठीक है? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है मोस्टली उनको हम इंसिनरेशन करते हैं। इंसिनरेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? इंसिनरेशन में हम इनको बहुत ज़्यादा हीट करके जला देते हैं। बहुत हाई टेम्परेचर होता है, वेरी हाई टेम्परेचर पे इन इन सब चीज़ों को एकदम जला दिया जाता है जब से ये पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है? तो देखिए बर्निंग और इंसिनरेटिंग ई-वेस्टेज वुड कॉज़ अ लॉस ऑफ वैल्यूएबल मेटल्स दैट कैन बी रीयूज्ड। बर्निंग ऑफ these waste would result in the release of poisonous gases too। तो देखो क्या प्रॉब्लम होती है जब हम इसको जलाते हैं, इंसिनरेट करते हैं, तो हम बर्न करते हैं बेसिकली। इंसिनरेटर मैंने बताया हाई टेम्परेचर पे करते हैं। तो जब हम इसे बर्न करते हैं, जो मेटल्स जो मैंने आपको पहले बताए थे कि देखिए इसके अंदर ये सारे मेटल्स होते हैं, तो जब बर्न करते हैं ना तो ये मेटल्स क्या है, गैस बन जाते हैं। ये मेटल्स गैस बन जाते हैं और ये हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हो जाते हैं। तो ये दोबारा हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर आ जाएँगे एटमॉस्फेयर से जब हम ब्रीथिंग करेंगे। तो दैट इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम कि जब हम इसको जलाते हैं, इंसिनरेट करते हैं या फिर बरी करते हैं, तो ये प्रॉब्लम इसके साथ होती है कि इसमें से गैस रिलीज़ होती है जो पॉइज़नस होती है। अब दीज़ गैसेज़ आर व्हाट? दीज़ गैसेज़ आर पॉइज़नस। ठीक है? क्योंकि हमारी बॉडी के लिए अनहेल्दी है, दीज़ आर पॉइज़नस, ये हमारी बॉडी में जाके तकलीफ करेंगी। तो फर्स्ट पॉइंट है ये। दूसरा पॉइंट, द ओनली वे ऑफ मैनेजिंग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज बाय रिसाइक्लिंग देम। इसलिए ये सब पहले होता था, बरी, इंसिनरेशन, बर्निंग। अब क्या है ना, ये सब चीजें नहीं होती हैं क्योंकि पॉइजनस गैस रिलीज हो रही है। तो अब साइंटिस्ट एक तरीके पे आए हैं। तो बेस्ट तरीका हम जो बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के लिए वो यही है कि हम क्या करें, हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को, हाँ, तो बेस्ट तरीका क्या है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का, वो यही है कि हम इसको रिसाइकिल कर दें। The only way of managing electronic waste is by recycling them. A major fraction of the electronic waste produced by developed world are imported by the developing countries like India, Canada, China. तो ये आपको देखना पड़ेगा इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना कि जो भी आपके डेवलप्ड नेशन है ना, मतलब जो आपके फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है डेवलप्ड, जिसके अंदर आपका कौन कौन सा कंट्री आ जाएगा, आपका आ जाएगा यूएसए, ठीक है, आपका कनाडा आ जाएगा, आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। ये जितने भी डेवलप और हाई कंट्रीज हैं, ये सब जो कंट्रीज अपना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूस करती है, आपको पता है ये बहुत टेकी वर्ड्स है, ठीक है? यहाँ पे बहुत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इन सब जगह पे। तो इनका बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है? तो ये सब कंट्रीज क्या करती हैं, डेवलप्ड कंट्रीज, ये इन सब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को अपनी कंट्री से एक्सपोर्ट करती हैं। अपनी कंट्री से बाहर भेजती है, एक्सपोर्ट करती है। इनको अपनी कंट्री में ये सब चीज़ें नहीं रखनी है। ये एक्सपोर्ट करके इनको भेजती है डेवलपिंग कंट्रीज़ में। डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे इंडिया हमारा, पाकिस्तान, चाइना, इनके पास ये सब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ये भेजती हैं और इस चीज़ के ये पैसे भी देती हैं। इन डेवलपिंग नेशंस को काफ़ी सारा पैसा भी मिलता है। ये सब चीज़ें ये यहाँ पे बेच के रिसाइकिल करवाती है। क्या करते हैं, ये रिसाइकिल करवाते हैं। तो इंसिनरेशन एंड बर्निंग इज नॉट द गुड सॉल्यूशन फॉर दीज वेस्ट, ठीक है? इंसिनरेशन, बर्निंग या फिर बरिंग, इससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। इसलिए जो सबसे बेस्ट तरीका है इसको मैनेज करने का वो है रिसाइकलिंग का। तो ये सारी जो कंट्रीज मैंने ऊपर बताई ना, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब इंडिया, पाकिस्तान, चाइना जैसे डेवलपिंग नेशंस में अपना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को एक्सपोर्ट कर देती हैं। फिर जो मेटालिक कंपोनेंट्स हैं इन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के, जैसे सिलिकॉन, कैडमियम, कॉपर, गोल्ड, ये सब रिसाइकलिंग के बाद रिकवर किए जाते हैं, ठीक है? तो हम रीयूज कर सकते हैं। रिसाइकलिंग जब होती है इनकी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की, बहुत सारे मेटल्स मेटल्स को रिकवर किया जाता है। अब इन मेटल्स को आगे जाके बेचा जा सकता है, इन मेटल्स को अच्छे से यूज में लिया जा सकता है, ठीक है? तो दैट इज वन ऑफ द गुड वे टू डू रिसाइकलिंग एंड टू मैनेज द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे। अब थर्ड पॉइंट बोल रहा है अनलाइक डेवलप्ड कंट्रीज द डेवलपिंग कंट्रीज डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज। अब डेवलप्ड कंट्रीज ने तो क्या किया, इन्होंने तो अपना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को डेवलपिंग कंट्रीज के पास भेज दिया, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ठीक है? अपनी कंट्री से तो उन्होंने निकाल दिया इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो उनकी जो पॉलिसीज है वो बहुत अच्छी हैं कि वो अपनी कंट्री से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को निकाल के दूसरी कंट्री जो उनसे छोटी कंट्री है वहां पे वो उस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को क्या कर रही है, रिसाइकिल करवा रही है।
लेकिन हमारी जो डेवलपिंग नेशंस हैं, जैसे अपना इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, जो छोटे-छोटे डेवलपिंग नेशंस हैं, इनके पास इतनी स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ या फिर इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो सारा कलेक्ट कर सके इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और उसको रिसाइकिल कर सके। इसलिए रिसाइक्लिंग डेवलपिंग कंट्रीज़ में साइंटिफिक नहीं है, as it involves manual efforts of the laborers leading to several types of heavy metal poisoning, ठीक है? अब क्या है ना, हमारी जो कंट्रीज़ है इंडिया, पाकिस्तान, हमारी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, हमारे पास ऐसी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ नहीं है, जिस टेक्नोलॉजी से हम सारा कंट्री का इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कलेक्ट कर सके। अभी तो कलेक्शन ही नहीं हो पा रहा है हमारी कंट्री से। बाकी की जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ये यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये कलेक्ट करके एक्सपोर्ट भी कर दी हैं, क्योंकि इनके पास बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत अच्छे लॉज़ हैं वहाँ पे, रूल्स रेगुलेशंस हैं, पॉलिसीज़ हैं एंड टेक्नोलॉजी है। लेकिन हमारी कंट्रीज़ में इतने अच्छे कानून, इतने अच्छी पॉलिसीज़ और इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम सारा कंट्री का इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कलेक्ट कर सकें। इसलिए हमारी कंट्री को यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ता है रिसाइक्लिंग में। रिसाइकिल करना साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है हमारी कंट्री में, ठीक है? और अगर पॉसिबल कराना चाहे तो हमें लेबर्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है? टेक्नोलॉजी तो है नहीं अभी हमारे पास, तो हमें लेबर्स लगाने पड़ेंगे और लेबर्स को अगर हमने ये काम करने के लिए लगाया तो बहुत ज़्यादा हेवी मेटल पॉइज़निंग हो जाएगा। तो हम रोकना क्या चाहते थे? हम रोकना चाहते थे कि ह्यूमन बीइंग को इससे कुछ तकलीफ ना हो और लेबर्स लगा के वही हो जाएगा, इसलिए हमारी कंट्री में अभी रिसाइक्लिंग इतना नहीं होता है। इन कंक्लूजन रिसाइक्लिंग इज द ओनली सॉल्यूशन, ठीक है? कंक्लूजन तो यही है कि रिसाइक्लिंग एक ओनली सॉल्यूशन है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, प्रोवाइडेड इट इज कैरिड आउट इन एन एनवायरमेंट फ्रेंडली मैनर, ठीक है? रिसाइक्लिंग एक एक अकेला ऐसा सॉल्यूशन है जिससे हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा एनवायरनमेंट भी होना चाहिए, ऐसा फ्रेंडली एनवायरनमेंट भी होना चाहिए कि ये आसानी से स्मूथली हो रहा है। अब हमारी कंट्री में इतनी टेक्नोलॉजी, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि इसको स्मूथली कराया जा सके, ठीक है? पर रिसाइक्लिंग इज़ द ओनली एंड द लेजिट सॉल्यूशन दैट यू शुड राइट, और तुम्हें ये सारी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन में प्रॉब्लम पूछा था, प्रॉब्लम आप ये सारी एक्सप्लेन करना। डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या प्रॉब्लम है, डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या करती हैं, बर्निंग और इंसिनरेशन से क्या होता है, लेबर लगाएँगे तो हेवी मेटल पॉइज़निंग हो जाएगा। ये सारी प्रॉब्लम्स लिख के आनी है आपको, यही क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है? तो चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2nd, क्वेश्चन नंबर 2nd ऑफ लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 2nd पूछ रहा है, फर्स्ट व्हाट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग? इसमें पहले पूछा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, देन डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एज़ अ वायबल प्रैक्टिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपिंग नेशंस लाइक इंडिया, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 2nd बोल रहा है कि व्हाट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग? पहले वो आप डिफाइन कीजिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होता क्या है? उसके बाद डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेनिफिट्स डिस्कस करने हैं एज़ अ वायबल प्रैक्टिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपिंग नेशंस लाइक इंडिया, ठीक है? इंडिया को कंसिडर करो, इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, उसको कंसिडर करो, उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है, उसके बेनिफिट्स बताने हैं। तो पहले आप एक्सप्लेन करना कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होता क्या है, फिर उसके बेनिफिट्स बताना। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ नथिंग बट इट इज़ व्हाट, जब भी कोई किसान खेती करता है, ठीक है? एंड सपोज़ वो जब खेती कर रहा है, तो वो जितने भी पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर रहा है या फिर जितने भी वो फर्टिलाइज़र्स इस्तेमाल कर रहा है, वो सब नेचुरल है। उनमें कोई केमिकल नहीं है, नो केमिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है? तो उसको बोलते हैं हम ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं किया जाता है, सब ऑर्गेनिक और नेचुरल रहता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ अ टेक्निक ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन बाय नेचुरल मेथड्स विदाउट द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स एंड ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है? समझ गया ना ये? विदाउट द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स by natural method only. It promote the use of green manure, biological pest control, crop rotation. ये promote क्या करता है? This promotes the use of green manure. Green manure को promote करता है एक काम में लेने के लिए, biological pest control, crop rotation, etc. ठीक है? Green manure क्या है? खाद होता है। अगर हिंदी में बताऊं तो ग्रीन मैन्योर क्या है? खाद होता है जो ऑर्गेनिक होता है। बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल क्या है? पेस्टिसाइड जो केमिकल्स हैं उनको यूज ना करके बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल यूज करना। एंड क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन जो होता है वो भी एक तरीका है जिससे आपकी खेती अच्छी होती है और आप केमिकल्स यूज नहीं करते हो। तो ये होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग।
पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन तो आपका हो गया, व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब आगे पूछा है डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एज अ वायबल प्रैक्टिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपिंग नेशंस लाइक इंडिया। अब आपको बेनिफिट्स बताना है। तो बेनिफिट्स क्या होते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के? हेल्थ पे बेनिफिट रहेंगे, सॉइल हेल्थ पे रहेंगे, ठीक है? हेल्थ पे रहेंगे, सॉइल हेल्थ पे रहेंगे, बायोडायवर्सिटी पे रहेंगे, सस्टेनेबिलिटी पे रहेंगे, एनवायरनमेंट पे रहेंगे। तो आपका हेल्थ आ गया, सॉइल हेल्थ आ गया, बायोडायवर्सिटी आ गया, एनवायरनमेंट आ गया एंड सस्टेनेबिलिटी आ गया। अब बेनिफिट्स जो हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के, अब आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बताना है, ठीक है? इंडिया को कंसिडर करके आपको बताना है। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो पहला पॉइंट मैं बोलूंगी प्रिवेंशन ऑफ सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ यूज ऑफ केमिकल्स, ठीक है? तो आपने सॉइल और पानी के पॉल्यूशन को बचा दिया, क्योंकि आपने जो केमिकल्स का इस्तेमाल है वो खत्म कर दिया। पहला बेनिफिट आप यही लिख के आओगे, इट इज द प्रिवेंशन ऑफ सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ व्हाट? यूज ऑफ केमिकल्स, ठीक है? यूज ऑफ केमिकल्स नहीं किया तो सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन आपका प्रिवेंट हो गया। सेकेंड आप क्या लिखोगे? कंजर्वेशन ऑफ डिजीज फ्री एंड हेल्दी बायोडायवर्सिटी। सेकेंड पॉइंट आप क्या लिखोगे बेनिफिट में? आप लिखोगे कंजर्वेशन ऑफ डिजीज फ्री एंड हेल्दी बायोडायवर्सिटी, ठीक है? डिजीज फ्री एंड हेल्दी बायोडायवर्सिटी मतलब जहाँ पे बीमारियां कम होती हैं और एक हेल्दी एनवायरनमेंट बन के रहता है बायोडायवर्सिटी में। तो वो है आपका सेकंड पॉइंट जो इसका बेनिफिट है। थर्ड पॉइंट आप लिखोगे कोस्ट इफेक्टिवनेस ड्यू टू द यूज ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स। अब आप क्या कर रहे हो ना, कोई पेस्टिसाइड या फिर कोई केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं कर रहे हो। इस वजह से क्या हो रहा है, आपका जो पैसा है वो भी बच रहा है। तो दैट इज कोस्ट इफेक्टिवनेस, आपका थर्ड बेनिफिट। अगर आप डेवलपिंग नेशन जैसे इंडिया की बात करें तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है, ठीक है? पैसा कम है, जीडीपी कम है, तो कोस्ट इफेक्टिवनेस एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट है जो आपको लिख के आना है। सेकेंड बेनिफिट आप लिखोगे डिजीज फ्री एनवायरनमेंट। फर्स्ट बेनिफिट आप लिख के आए थे एलिमिनेशन ऑफ यूज ऑफ केमिकल। तो सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा होता है, अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो वो भी कम हो जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट आप लिख के आओगे कि यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज मैक्सिमाइज, दस द एफिशिएंसी ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज हाई, ठीक है? अब देखो ये आपके हो गए बेनिफिट्स आपके इंडिया को कंसिडर करके, ठीक है? एंड इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग भी एक टर्म है। ये वाला टर्म भी आपको एक्सप्लेन करना है जब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अलग से एनसीईआरटी में दिया है इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग का। तो इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है? इट्स अ टाइप ऑफ फार्मिंग व्हिच इन्वॉल्व्स द यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट। अब इस फार्मिंग में क्या करता है इंटीग्रेटेड में? पहले वाले में हम नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज कर रहे थे, ऑर्गेनिक में। इंटीग्रेटेड में क्या करेंगे ना, देखिए स्टूडेंट्स, जो भी आपके वेस्ट प्रोड्यूस होगा ना, व्हाटएवर द वेस्ट यू हैव, उस वेस्ट को यूज करेंगे फॉर योर फार्मिंग, ठीक है? बिल्कुल ही कॉस्ट इफेक्टिव है ये प्रोसेस, एकदम वेस्ट को यूज करना है। कैसे? जैसे कंपोस्ट फ्रॉम क्रॉप वेस्ट। अब आप फसल को काटते हो तो जो बची कुची फसल आपकी बच जाती है, ठीक है? उसको आपका कंपोस्ट बना सकते हो, ठीक है? दूसरा कैटल डंग को आप फर्टिलाइजर, नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह यूज कर सकते हो। तो ये दोनों वेस्ट है, आपने वेस्ट को यूज किया। अब नेचुरल गैस जो होती है, जो कंपोस्टिंग से बनती है, वो भी यूज में कर सकते हो। आप जो हार्वेस्टर वाटर होता है, वो जो पानी आपका हार्वेस्ट करते हो जब आप फसल को, ठीक है? उस जो आपका पानी बच जाता है हार्वेस्ट करने के बाद, उस पानी को आप इरिगेशन की तरह यूज कर सकते हो, ठीक है? तो ये जितने भी आपका ये जो वेस्ट चीजें हैं, उनको यूज करके अगर आप फार्मिंग कर रहे हो तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग। एंड दिस इज द बेस्ट टाइप ऑफ फार्मिंग जो इंडिया के लिए वायबल प्रैक्टिस है, जो अच्छा है इंडिया के लिए। इससे काफी सारे बेनिफिट्स होंगे, जो बेनिफिट्स की बात हमने ऊपर की है, ठीक है? तो ये आपको लिख के आना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये आप डायग्राम जो आपको देख रहे हो राइट स्क्रीन पे, इसके अंदर सारे बेनिफिट्स ही बताएं। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इसका बेनिफिट एनिमल हेल्थ एंड हाई क्वालिटी फीड्स मिलेगा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन होगा, सॉइल हेल्थ अच्छा रहेगा, वाटर का क्वालिटी अच्छा रहेगा, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, प्लांट हेल्थ। तो ये सब आपको डायग्राम के फॉर्म में दिखाया है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका बोल रहा है कि वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी are some of the problem that have come in the wake of the green revolution। ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे दो प्रॉब्लम खड़ी थी। एक थी सॉइल सैलिनिटी। सॉइल सैलिनिटी का मतलब है कि सॉइल के अंदर नमक का क्वांटिटी बढ़ जाना, सॉइल का सैलाइन हो जाना, ठीक है?
सॉइल का पीएच गिर जाना, सॉइल का सैलिनिटी बढ़ जाना मतलब सॉइल के अंदर नमक का क्वांटिटी बढ़ जाना एंड वाटर लॉगिंग मतलब सॉइल के अंदर पानी का इकट्ठा होना, गंदा पानी। डिस्कस देयर कॉजेस एंड एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। अब ये जो 2 प्रॉब्लम आई थी वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी की, इसके पहले तो आपको कॉजेस बताना है कि ये कैसे हुआ एंड फिर आपको बताना है कि इसका क्या इफेक्ट है एनवायरनमेंट में। पहले आप कॉजेस डिस्कस करोगे, उसके बाद इसका इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट आप डिस्कस करोगे, ठीक है? तो वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी सम ऑफ द प्रॉब्लम जो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे आए थे। देखो ये वाटर लॉग हो रहा है, पानी जो है वो सॉइल में लॉग हो गया है, कहीं से ड्रेन नहीं हो पा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड वाटर लॉगिंग। एंड सॉइल सैलिनिटी वाटर लॉगिंग से ही होता है। सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल एंड ये सॉल्ट का ज़्यादा कॉन्संट्रेशन बढ़ जाता है ड्यू टू वाटर लॉगिंग, ठीक है? अब इसके कॉजेस क्या थे? कॉजेस थे मैनी कैनाल्स वर बिल्ट टू इम्प्लीमेंट ग्रीन रेवोल्यूशन। बहुत सारे कैनाल्स को बनाया था टू इम्प्लीमेंट ग्रीन रेवोल्यूशन। दिस मेड फॉर ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। एक्सेस यूज ऑफ वाटर ड्यूरिंग इरिगेशन रिजल्ट्स इन वाटर लॉगिंग। इरिगेशन के टाइम पे जब हमने एक्सेस यूज किया पानी का तो उससे वाटर लॉगिंग हुआ। तो इससे सॉल्ट सॉइल सरफेस पे आया और सॉइल की सैलिनिटी बढ़ गई, ठीक है? तो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे क्या किया था? बहुत सारे कैनाल्स बनाए थे इरिगेशन के लिए। अब वो जो इरिगेशन था जिसमें हमने ज़्यादा पानी यूज़ जब करा, एक्सेस यूज़ किया, तो उससे वाटर लॉगिंग हुआ और वाटर लॉगिंग के बाद सॉल्ट जो है वो सॉइल पे आया और सॉइल सैलिनिटी बढ़ गया। Also, excess use of fertilizers has lead to an accumulation of many unused salts resulting in soil salinity। और दूसरा सॉइल सैलिनिटी का रीज़न था कि बहुत ज़्यादा एक्सेस यूज़ हमने फर्टिलाइजर्स का किया, जिससे बहुत सारा सॉल्ट इकट्ठा हो गया सॉइल में एंड उससे भी सॉइल सैलिनिटी बढ़ गया, ठीक है? तो ये सब तो इसके थे कॉजेस। अब आते हैं हम इफेक्ट्स पे, इफेक्ट्स क्या रहेंगे? तो देखिए इफेक्ट्स जो रहेंगे वो काफ़ी रहेंगे। फिजिकल चेंजेस आएँगे, केमिकल चेंजेस आएँगे, बट दिस इज़ द डायग्राम। अगर यहाँ पे वाटर लॉगिंग हो रहा है, जैसे इस डायग्राम में आपको वाटर लॉग दिख रहा होगा, सॉइल सैलिनिटी अगर इसका बढ़ रहा है, तो क्या-क्या चेंजेस आएँगे, क्या-क्या इफेक्ट्स इसके होंगे, वो एक बार हम देखते हैं। पहला इफेक्ट होगा फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में सॉइल कॉम्पैक्शन, सॉइल के अंदर चेंजेस आएँगे। ऑक्सीजन डिप्लीशन, ऑक्सीजन का अमाउंट कम होगा। CO2 एक्युमुलेशन, CO2 का अमाउंट बढ़ेगा। मैसिव स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे एंड क्या होगा? लॉ डिफ्यूजन कोएफिशिएंट फॉर गैसेस। जो गैसेस आसानी से डिफ्यूज कर सकती थी क्योंकि सॉइल के अंदर छेद होते थे, अब उन छेद के अंदर पानी भर गया है, तो लो डिफ्यूजन हो जाएगा, तो प्लांट्स के लिए अच्छा नहीं रहेगा ये। केमिकल चेंजेस क्या रहेंगे? आयरन टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी हो जाएगी आयरन की एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट टॉक्सिसिटी। सेकेंडरी जो मेटाबोलाइट्स होते हैं उनका टॉक्सिसिटी हो जाएगा एंड थर्ड क्या रहेगा? इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस के अंदर सॉइल का जो पीएच है वो कम हो जाएगा, सॉइल का रिडॉक्स पोटेंशियल कम हो जाएगा, ठीक है? एंड थर्ड फोर्थ है बायोलॉजिकल चेंजेस। बायोलॉजिकल चेंजेस से क्या होंगे? जो अच्छे ऑर्गेनिजम्स हैं, जो अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और अच्छे जो इंसेक्ट्स हैं, जो हमको चाहिए हमारी खेती के लिए, वो सब भी इस मर जाएँगे क्योंकि सॉइल का पीएच कम हो गया है, सॉइल के अंदर सॉल्ट ज़्यादा आ गया है, तो वो सब भी जिंदा नहीं रहेंगे, वो सब मर जाएँगे, इसलिए मिनरलाइज़ेशन कम हो जाएगा। तो रिड्यूस मिनरलाइज़ेशन, रिड्यूस एरोबिक माइक्रोबियल एक्टिविटी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाएँगे, मिनरलाइज़ेशन नहीं होगा, तो ये सब चेंजेस होंगे जो सॉइल के वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी की वजह से रहेंगे, ठीक है? तो इन चेंजेस को हम छोटे से उसमें अगर देखें इन इफेक्ट्स को, तो हम लिखेंगे पहला इंक्रीज़ सॉइल salinity, then बहुत सारे soil cannot survive। फोर थर्ड हम लिखेंगे prolonged period of water logging, reduce the number of microorganisms and creatures in soil, जो आपका biological change का वाला पॉइंट था। फोर्थ आप लिखोगे decomposition of organic matter will release methane which is a potent greenhouse gas। तो greenhouse gases का जो concentration है वो भी बढ़ जाएगा because of soil का water logging। एंड एडवर्स इफेक्ट्स में आप लिखोगे इंक्रीज सोल्ट कंटेंट कॉजेज रिडक्शन इन द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स की ग्रोथ में रिडक्शन होगा एंड सेकंड पॉइंट आप लिखोगे कि जो रूट सेल्स हैं वो श्रंक हो जाएंगी ड्यू टू सैलाइन वाटर, ठीक है? तो क्रॉप का ग्रोथ नहीं होगा, रूट सेल्स श्रंक हो जाएंगी, तो ये सारे आप इफेक्ट्स लिखोगे बिकॉज ऑफ वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी। क्वेश्चन नंबर 4 था व्हाट आर मल्टीपर्पज ट्रीज? Give the botanical and local names of any two multi-purpose trees known to you and list their use। Botanical and local names बताने हैं दो multi-purpose
ट्रीज के जो आप जानते हो और उनके आपको यूजेस भी बताना है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, क्या होता है मल्टीपर्पज ट्री? मल्टीपर्पज ट्रीज आर दोज ट्रीज जो उगाए जाते हैं, कल्चर किए जाते हैं टू प्रोड्यूस मोर देन वन आउटपुट। ठीक है? तो इन ये जो ट्रीज होते हैं मल्टीपर्पज ट्रीज, ये ऐसे पेड़ होते हैं जो उगाए जाते हैं टू प्रोड्यूस मोर देन वन आउटपुट। इनके अंदर क्या-क्या आते हैं? इनके अंदर जैसे मेडिसिन्स, टिम्बर, सीरियल, नट्स, फ्रूट्स, इन सब के ट्रीज आते हैं। अब इन सब का बेनिफिट एक से ज्यादा होता है, मेडिसिन का, टिम्बर का, सीरियल का, नट का। ठीक है? इस मेडिसिन के ट्री से मेडिसिन भी मिल रहा है, उसके अलावा ऑक्सीजन अपने बायोडायवर्सिटी के लिए भी अच्छा है, ऑक्सीजन भी मिल रहा है। वैसे ही इन सब का भी और भी बेनिफिट होता है एक से ज्यादा। दे ऑल्सो सर्व एज नॉइस एब्जॉर्बर्स, शेड मिलता है इनसे, छाया मिलती है। ठीक है? जो नॉइज है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मेडिसिन्स मिलती है, फ्रूट्स मिलते हैं। दीज आर कॉल्ड मल्टीपर्पज ट्रीज जो एक से ज्यादा आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं। अब इसका 2 एग्जाम्पल अगर मुझे देना है जिसको मैं जानती हूँ, तो मैं दूंगी नीम का पेड़ और रेड गम का पेड़। नीम का जो पेड़ है आपको हर जगह दिख जाएगा, इसका बोटैनिकल नाम होता है एजाडिराक्टा इंडिका। इसका बोटैनिकल नाम क्या होता है? एजाडिरेक्टा इंडिका। एंड रेड गम ट्री का नाम होता है यूकैलिप्टस कैमालड्यूलेंसिस। आपको रेड गम ट्री भी काफी जगह दिख जाएगा, यूकैलिप्टस के जो फ्लावर्स होते हैं। ठीक है? यूकैलिप्टस कैमालड्यूलेंसिस, रेड गम, एंड नीम का नाम है एजाडिरेक्टा इंडिका। अब यूजेस क्या है नीम के? नीम के बहुत सारे यूज है। नीम को मेडिसिन की तरह भी यूज किया जाता है। तो नीम इट्स यूज्ड एज अ मेडिसिन। इसका एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होता है नीम का। तो नीम इज यूज इन मेडिसिन। नीम इज यूज इन मॉस्किटो एंड इंसेक्ट रेपेलेंट्स। नीम इज यूज फॉर टिम्बर फॉर्मेशन। नीम की जो वुड होती है, जो लकड़ी होती है, उसको टिम्बर बनाने के लिए काम में लिया जाता है। नीम को मॉस्किटो और इंसेक्ट रेपेलेंट्स की तरह काम में लिया जाता है। नीम को मेडिसिन की तरह भी काम में लिया जाता है। नीम इज वन ऑफ द टॉप कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन प्लांट, क्योंकि ये बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? अपने लाइफ टाइम में एब्जॉर्ब करता है, सीक्वेस्ट्रेट करता है, कम करता है। ठीक है? तो नीम को इस तरीके से यूज किया जाता है। अब आते हैं हम रेड गम प्लांट पे। रेड गम प्लांट कुछ ऐसा होता है, देखो, इसका जो वुड होगा ना आपको रेड रेड सा दिखेगा। ठीक है? एंड इस पे जो फ्लावर्स होते हैं ना वो भी रेड कलर के होते हैं। तो इसका काम क्या होता है? टिम्बर की तरह काम में आता है। जो इसका ये आपको वुड दिख रहा है, इससे टिम्बर की लकड़ियां बनती हैं रेड कलर की, तो इसको रेड गम प्लांट बोलते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो यूज फॉर मेडिसिनल पर्पस। मेडिसिनल पर्पस की तरह छाया देता है। ठीक है? CO2 को एब्जॉर्ब करता है, छाया देता है, मेडिसिन पर्पस की तरह यूज करते हैं। तो नॉइस को एब्जॉर्ब करता है। तो बहुत सारे इसके मल्टीपर्पज है। तो बहुत सारे ट्रीज हैं जो मल्टीपर्पज ही होते हैं, बस आपको थोड़ा याद करना है और लिख के आना है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लैंडफिल साइट? लिस्ट एनी 3 एंड आल्सो मेंशन द रीजंस फॉर देयर यूज। क्वेश्चन नंबर 5 आपको पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको पूछ रहा है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लैंडफिल साइट? मॉडर्न लैंडफिल साइट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? लिस्ट एनी 3 एंड आल्सो मेंशन द रीजन फॉर देयर यूज। ठीक है? आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है मॉडर्न लैंडफिल साइट की, एंड उसका रीजन लिखना है उसके काम को लेने का। तो देखो लैंडफिल साइट क्या होता है? मॉडर्न लैंडफिल साइट, वो थोड़ा इस डायग्राम से आप समझिए। ये आपका नॉर्मल ग्राउंड है। ठीक है? अब ये नॉर्मल ग्राउंड पे आपने ट्रीटमेंट का पूरा सिस्टम लगा रखा है, लैंडफिलिंग ट्रीटमेंट सिस्टम, दैट इज कॉल्ड मॉडर्न लैंडफिल। ठीक है? तो इसमें आपने क्या किया? जो भी ट्रैश मटेरियल था आपका, वो आपने इस पूरे जो आपको टैंक दिख रहा है, ये जमीन के नीचे टैंक है एक। ठीक है? तो ये जो है ये क्ले का कैप होता है। ये जो इसका कैप है ना, ये क्ले का ही होता है। एंड यहाँ से क्या होता है? यहाँ से हम ये सारी वेस्ट मटेरियल को डाल देते हैं। ये जो ट्रैश है इसको डाल दिया। ठीक है? उसके बाद क्या किया? ये पूरे प्लांट में क्या होता है, जब ये ट्रैश को अंदर डाइजेस्ट होता है तो मीथेन गैस रिलीज होती है। तो मीथेन गैस का रिलीज यहाँ से होता है। तो दैट इज कॉल्ड मॉडर्न लैंडफिल। जमीन के अंदर लैंडफिल कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड मॉडर्न लैंडफिल। अब बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमने 3 बतानी है इसकी, और रीजन भी बताना है साथ में कि क्यों इसका ये रीजन है इसके यूज का। और आपके इसके 3 क्या बताने हैं? 3 आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक बतानी है बेसिक, एंड साथ में रीजन भी बताना है। पहला कैरेक्टरिस्टिक है इसका, मेथड्स टू कंटेन
leachates such as lining clay or plastic liners. This helps in preventing the leachate from seeping into the underground aquifers. ठीक है? The prevent soil pollution and groundwater. तो ये क्या करता है? ये सॉइल पॉल्यूशन और ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन को प्रिवेंट करता है। दूसरा है कॉम्पैक्शन एंड कवरिंग ऑफ द वेस्ट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग ब्लोन बाय विंड। अभी क्या करेगा ना, जो आपका वेस्ट मटेरियल है वो ग्राउंड के नीचे है, तो जो वेस्ट मटेरियल है वो ग्राउंड के ऊपर नहीं है, ठीक है? तो अगर मान लीजिए रेन आई या फिर कोई हवा चली तेज, तो वेस्ट मटेरियल उड़ के ना फैलेगा नहीं, ग्राउंड के नीचे कवर करके रखा है, बस वहां पे ये धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगा, ये फैलेगा नहीं। तो ये आपका सेकंड अच्छा इसका है कि कॉम्पैक्शन एंड कवरिंग होती है वेस्ट मटेरियल की, तो ये विंड से ब्लो नहीं होता है। कॉम्पैक्शन से क्या होता है, बेटर स्पेस यूटिलाइजेशन होता है। अब ये स्पेस खाली पड़ा था तो बेटर स्पेस यूटिलाइजेशन हो गया कॉम्पैक्शन से। एंड कवरिंग से क्या हुआ, कवरिंग से ये वेस्ट मटेरियल फैला नहीं, जिससे डिजीज नहीं फैली, ठीक है? पॉल्यूशन नहीं हुआ, डिजीज नहीं फैली। सेकंड आप ये लिखोगे। थर्ड है इंस्टॉलेशन ऑफ अ लैंडफिल गैस एक्सट्रैक्शन सिस्टम टू एक्सट्रैक्ट द गैस फॉर यूज इन जनरेशन ऑफ पावर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस मॉडर्न लैंडफिल के अंदर हमने ना गैस एक्सट्रैक्शन का सिस्टम लगा रखा है ये। अब इस सिस्टम से क्या होता है, जो भी मीथेन गैस होती है डिकम्पोज करने के बाद वो इससे निकल जाती है बाहर। दैट इज कॉल्ड मीथेन गैस रिकवरी सिस्टम। देखो लिखा भी है इधर। तो ये जो मीथेन गैस है, ये आगे जाके हम पावर यूज के लिए इस मीथेन गैस को काम में ले लेते हैं। और ये जो गैस एक्सट्रैक्शन सिस्टम होता है, ये लैंडफिल में, मॉडर्न लैंडफिल में लगाया जाता है। तो ये इसका थर्ड अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक आपको लिख के आने हैं और आपको इस पे पूरे नंबर मिलेंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाउ डज एन इलेक्ट्रोस्टैट प्रेसिपिटेटर वर्क? क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि कैसे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर काम करता है, वो बताना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, वो पहले एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद हम उसका वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे, जिससे हमें समझ आ जाएगा कि ये कैसे काम करता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कुछ ऐसा दिखता है, जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना राइट स्क्रीन पे, येलो एंड रेड। तो ये कुछ ऐसा दिखता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। एक तरफ इसका ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन्स भी हैं ब्लू ब्लू कलर के बीच में। एंड ये जो देखो लाल, जो ग्रीन कलर की यहाँ पे रोड लगा हुआ है ना, ये नेगेटिवली चार्ज रोड है ये, ठीक है? दिस इज नेगेटिवली चार्ज रोड एंड ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज डिफाइंड एज अ फिल्ट्रेशन डिवाइस। इसको एक फिल्ट्रेशन डिवाइस की तरह डिफाइन किया गया है, दैट इज यूज्ड टू रिमूव द फाइन पार्टिकल्स लाइक स्मोक एंड फाइन डस्ट फ्रॉम द फ्लोइंग गैसेस। तो ये क्या काम करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, जो भी आपके हवा के अंदर, लेफ्ट स्क्रीन पे देखिए, जो भी आपकी हवा के अंदर स्मोक है, ठीक है? जो भी पॉल्यूशन है आपकी हवा के अंदर, स्मोक है या फिर जो भी चीज़ है, उसको ये फ़िल्टर कर देता है। क्या करता है? ये फ़िल्टर कर देता है। जो भी फाइन डस्ट है आपकी हवा के अंदर, फाइन डस्ट एंड स्मोक, उसको क्या करेगा? ये फ़िल्टर कर देगा। फ़िल्टर कैसे करेगा? इसको आपने लगाया, ठीक है? इसके थ्रू आपने इस गंदी हवा को फेंका, तो जो हवा निकल के आएगी उसमें स्मोक और फाइन डस्ट नहीं रहेगा। तो ये फ़िल्ट्रेशन डिवाइस की तरह काम में लेते हैं फॉर दीज़ गैस। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिवाइस फॉर एयर पॉल्यूशन कंट्रोल। एयर पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए इसको मोस्ट कॉमनली काम में लिया जाता है। ये इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, जैसे स्टील प्लांट, थर्मल एनर्जी प्लांट। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल हम पढ़ते हैं। आपको एक डायग्राम यहाँ पे दिख रहा होगा, तो होता क्या है, देखो यहाँ से ना गैस डाली जाती है। ये गैस जो है ना, ये गंदी गैस है। इस गैस के अंदर स्मोक है, डस्ट पार्टिकल्स हैं और इसके अंदर अनचार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। ये जो इसके अनचार्ज्ड पार्टिकल्स है ना, यही इसका डस्ट है। तो ये जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, ये रोड और प्लेट के थ्रू एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करके रखता है चौबीसों घंटे। तो जब गैस को हमने डाला ना, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो भी पार्टिकल्स थे वो यहाँ पे ट्रैप हो गए। ये जो चार्ज्ड पार्टिकल्स है, नेगेटिवली चार्ज्ड, ये जो भी आपके अनचार्ज पार्टिकल्स थे, ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड में आए तो ये सब चार्ज हो गए। ये सब जब चार्ज हुए तो ये जो पॉजिटिव प्लेट है ना, ये जो आपको पॉजिटिव प्लेट दिख रही है, इस पे जाके ये सारे पार्टिकल्स चिपक गए, ठीक है? और गैस आगे बढ़ गई, तो नीचे जब हमें गैस मिली तो हमें क्लीन गैस मिली। ये जितने भी अनचार्ज डस्ट पार्टिकल्स थे, ये सब चार्ज हो गए और ये पॉजिटिव प्लेट पे जाके चिपक गए। तो हमें जो गैस मिली वो मिली क्लीन गैस। ये जो आपको ये जो वर्किंग प्रिंसिपल बताया है, तो ये बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है। अभी इसको हम लैंग्वेज में पढ़ते हैं। तो इट यूजेस अ हाई वोल्टेज चार्ज। इसमें एक बहुत ही हाई वोल्टेज चार्ज होता है टू कलेक्ट पार्टिकल्स ऑन द चार्ज प्लेट। इट हैज इलेक्ट्रोड वायर्स व्हिच आर मेंटेन एट हाई वोल्टेज। दिस प्रोड्यूसेस अ कोरोना व्हिच रिलीजेस एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है?
तो इसमें क्या होता है, बहुत ही हाई वोल्टेज चार्ज होता है, जिससे इलेक्ट्रोड वायर कनेक्ट होते हैं और वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होते हैं। तो पूरा नेगेटिव चार्ज बन जाता है एंड द वेलोसिटी ऑफ द एयर इसके बीच में हम कम रखते हैं, जिससे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको सेटल डाउन होने के लिए टाइम मिले। इसलिए जो वेलोसिटी होती है, जिस वेलोसिटी से एयर को इससे हम निकालते हैं, वो वेलोसिटी हम कम रखते हैं, जिससे डस्ट पार्टिकल्स को सेटल होने में टाइम मिले, ठीक है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से जब भी कोई गैस पास होती है, तो 99% जो उसपे डस्ट होता है, वो सब सेटल डाउन हो जाता है, प्लेट पे जाके चिपक जाता है। तो ऐसे हम इसको यूज़ करते हैं और यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। तो नाउ वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। ऑब्जर्व फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये वाला फिगर मैंने आपको बहुत बार दिखाया है। मैंने बोला भी था कि आपका एनसीईआरटी का फिगर है, तो इससे क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आते हैं। ये वही फिगर है, डीडीटी का बायोमैग्निफिकेशन का फिगर है ये। पहले वाटर के अंदर 0.003 था, ज़ू प्लैंक्टन्स ने इनको खाया तो 0.04 हुआ, उनको स्मॉल फिश खाई तो 0.5, लार्ज फिश 2 एंड फिश ईटिंग बर्ड्स का 5 ppm हुआ। तो ये जो डीडीटी है, ये जो डीडीटी है, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है विद हायर ट्रॉपिक लेवल एंड दिस इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। अब आपको क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग कुछ पूछे हैं, डायग्राम आपको दे दिया है। अब क्वेश्चंस आपको, पहला क्वेश्चन है व्हाट इकोलॉजिकल टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब डीडीटी एक्यूमुलेशन एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। तो वो जो बायोलॉजिकल टर्म और इकोलॉजिकल टर्म जो यूज करते हैं, वो मैंने अभी आपको बताया, दैट इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं हम बोलेंगे बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है? तो ये आपका पहला आंसर हुआ। सेकंड क्वेश्चन है लिस्ट एनी वन इफेक्ट ऑफ डीडीटी एक्यूमुलेशन ऑन बर्ड्स। ये भी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ये इनफर्टिलिटी कर देता है बर्ड्स के अंदर, ठीक है? इनफर्टिलिटी कर देता है, ये इनफर्टाइल लिखोगे। और जो एग शेल होती है, जो एग की शेल होती है, उसको थिन कर देता है, ठीक है? एग शेल को क्या कर देता है, ये थिनिंग कर देता है। तो ये 2 इफेक्ट्स आप लिख के आ सकते हो बर्ड्स के अंदर जो डीडीटी करता है। थर्ड क्वेश्चन है विल डीडीटी एक्यूमुलेशन लीड टू यूट्रोफिकेशन, ठीक है? तो इसके लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? यूट्रोफिकेशन होता है जब भी किसी वाटर बॉडी के अंदर बहुत सारा न्यूट्रिएंट इकट्ठा हो जाता है, न्यूट्रिएंट किसी भी वाटर बॉडी के अंदर, तो उससे क्या होता है, जो डिसॉल्व ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है, ठीक है? तो उससे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं मर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। तो यस, डीडीटी एक्यूमुलेशन लीड टू यूट्रोफिकेशन व्हिच इज अ नेचुरल एजिंग ऑफ अ वाटर बॉडी। तो इसका आंसर लिखोगे यस, ये करता है यूट्रोफिकेशन। फोर्थ है डज इट अफेक्ट द बीओडी। बीओडी क्या है? बीओडी है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, दैट इज कॉल्ड बीओडी। तो इसमें बोला है कि क्या डीडीटी बीओडी को अफेक्ट करता है? बीओडी क्या होता है? बीओडी जितने भी आपके पानी के अंदर ऑर्गेनिक, आपका जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है? और जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, उसको, उस ऑर्गेनिज्म को डाइजेस्ट करना है। और जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, उतना ज़्यादा उस एरोबिक ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन का डिमांड होगा। ऑक्सीजन का डिमांड होगा टू डाइजेस्ट दिस ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है? इनसाइड वाटर बॉडी। तो वो जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, उतना ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा। तो डीडीटी एक्यूमुलेशन लीड टू यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन की वजह से बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अपने आप बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि पानी के अंदर वाटर न्यूट्रिएंट ज्यादा आ गए ना, कॉल आपका व्हाट, यूट्रोफिकेशन। अब वो ज्यादा आया तो ऑर्गेनिजम्स को उसको डाइजेस्ट करने के लिए ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ गया, दैट इज कॉल्ड बीओडी। तो डीडीटी से जब यूट्रोफिकेशन होता है तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ जाता है। तो यस, इट अफेक्ट्स बीओडी आल्सो, यस, एंड इट इंक्रीज बीओडी एंड इट इंक्रीज यूट्रोफिकेशन। लास्ट है नेम डिजीज कॉज्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ एनी हैवी मेटल। बहुत सारे डिजीज है। अगर मान लीजिए मर्करी डिपॉजिट हो गया, तो कौन सा डिजीज होगा? मीना मार्टा। ये आपको याद रखना है, इस पे एमसीक्यू भी आता है, मीना मार्टा। अगर मर्करी डिपॉजिट हुआ तो मीना मार्टा डिजीज होगा। एंड अगर आर्सेनिक अगर एक्यूमुलेट हुआ तो उससे होगा ब्लैक फुट डिजीज। कौन सा डिजीज होगा? ब्लैक फुट डिजीज, ठीक है? ब्लैक फुट डिजीज होगा आपका आर्सेनिक से। एंड इताई इताई डिजीज होता है आपका कैडमियम से, जो कैडमियम है उससे होता है आपका इताई इताई डिजीज। तो ये 3 डिजीज आप याद रखना, क्योंकि इस पे आते हैं आपके एमसीक्यूज। मीना माता डिजीज मर्करी से, ब्लैक फुट डिजीज आर्सेनिक से, इथाइटाइज डिजीज आपका कैडमियम से। सो दिस इज इट स्टूडेंट्स फ्रॉम माय साइड, दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड। अब हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सेशन से चालू करेंगे न्यू, ठीक है?
Thank you so much, students, for your time. And I hope you all the best for your NEET exam. Thank you.